नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अर्थ एंड एथिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ आप देख सकते हो, विथ रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट, विथ रेफरेंस टू, लेट मी चेंज द पेन, ओके फाइन, with reference to the water credit, consider the following statements. It puts microfinance tools to work in the water and sanitation sector. तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव, ऑफ कोर्स इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव, कोई इशू नहीं है, बट लॉन्च्ड अंडर द एजिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप में इसे लॉन्च किया गया। ये जो क्लेम है ये गलत है, क्योंकि इसको लॉन्च किया गया था अंडर दिस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन water.org। इन्होंने एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन को इम्प्रूव करने के लिए इस पर्टिकुलर वाटर क्रेडिट इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। water.org इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने। दैट्स व्हाई दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड है, इट एम्स टू अनेबल पुअर पीपल टू मीट देयर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडीज। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। डेफिनेटली करंटली इंडिया में या डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है, जब तक गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं देती है तब तक सैनिटेशन एंड वाटर रिगार्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हार्डली कोई लोग बनाते हैं। तो इस वाटर क्रेडिट का या water.org ऑर्गेनाइजेशन का ये पर्पज़ है कि लोग जो है सेल्फ रिलायंट हो इन टर्म्स ऑफ मीटिंग देयर सैनिटेशन एज वेल एज वाटर रिक्वायरमेंट्स। यहाँ आप देख सकते हो, allowing individuals to secure access to clean water and sanitation facilities. This model promotes self-reliance and sustainable financing to reduce long-term dependency on external aid or subsidies. ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? 1 and 3, these both two statements are correct. That's why answer is option D. Option C. 1 and 3. C is the answer. Now let's move on to the next question, that is question number 16. इसमें हम सेट ए 2021 यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर का रेफरेंस लेके हम क्वेश्चन की नंबरिंग हमने इसमें किया है। तो 16 नंबर का क्वेश्चन है, R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस constitutes a tool available for promoting adoption of environmentally responsible practices in electronics recycling industry. B statement, ecological management of wetlands of international importance under Ramsar Convention. Sustainable practices in the cultivation of agricultural crops in degraded lands. And fourth, the environmental impact assessment in the exploitation of natural resources. तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर है ए। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में जो भी बायो प्रोडक्ट या जो भी वेस्ट मटेरियल है या ई वेस्ट हम बात करते हैं, इसके रिसाइकलिंग के रिगार्डिंग ये R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस है। R2 स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्सिबल, R2 मतलब R&R मतलब रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, एंड इज अ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली क्रिएटेड फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंडस्ट्री बाय सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक। ये याद रख लेना, यस सेरी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, उन्होंने जो है R2 इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। ये ऑब्जेक्टिव क्या है R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस का? डेटा सिक्योरिटी। मतलब जब भी आप रिसाइकल कर रहे हो ई वेस्ट को या उसको डिस्पोज कर रहे हो, उसमें जो डेटा है दैट डेटा शुड बी सिक्योरली डिस्ट्रॉयड। दैट डेटा शुडंट बी यूज्ड फॉर मैनिपुलेशन और फॉर अदर अल्टेरियर मोटिव्स, राइट। इन्वायरमेंटली सस्टेनेबिलिटी, प्रमोटिंग रिसाइकलिंग प्रैक्टिसेस दैट रिड्यूस वेस्ट एंड पोल्यूशन। क्योंकि जब ई वेस्ट को आप प्रोसेस करते हो बहुत सारे पोल्यूटेंट्स जो है इमिट होते हैं, जैसे मर्क्यूरी, सेकंड आपका कैडमियम, ऐसे बहुत सारे केमिकल जो हार्मफुल हेवी मेटल्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल वे से हमें इसकी रिसाइकलिंग करनी है सो दैट ये मर्क्यूरी कैडमियम जो है एयर को, वाटर को या सॉइल को पोल्यूट ना करे, और जो रिसाइकलिंग करने वाले वर्कर है उनकी भी हेल्थ एंड सेफ्टी को मेंटेन रहे। लीगल कंप्लायंस भी हो, क्योंकि हमने इलीगल नहीं करना है, एडहरिंग टू नेशनल एंड इंटरनेशनल लॉज फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर मतलब इसी मर्क्यूरी कैडमियम को जो हमने रिसाइकलिंग से रिकवर किया है उसका आगे नहीं इस्तेमाल होगा, मतलब रिसाइकलिंग चलती रहेगी कैडमियम और मर्क्यूरी की। ठीक है, तो ये है रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग।
मतलब इस रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग में वी आर रिस्पॉन्सिबल टू द इन्वायरमेंट, to the people's privacy, then we are to the worker health, we are also responsible to workers health and safety, we are also responsible in terms of complying with the legal requirements of the country as well as circular economy. ठीक है, तो ये चीज़ है रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, जिसको बोलते हैं R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस. अभी क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं. वाई देर इज़ अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स. स्मेल्ट क्या होता है? जैसे कि आपने माइनिंग किया, माइनिंग में जो भी ओर मिलता है, मतलब वो, क्योंकि जब आप रॉक माइनिंग करते हो या जो भी रॉक आप निकालते हो, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस मिनरल्स एंड वेरियस मेटल्स. ठीक है, इसमें से हमें लेट्स एज्यूम हमें कॉपर ही चाहिए, क्योंकि कॉपर का मिनरल है, ये कॉपर का रॉक है जिसमें तो इसमें जो भी इम्प्योरिटीज है उसे निकाल देना है. तो हम क्या करेंगे, इसमें स्मेल्टिंग करेंगे. स्मेल्टिंग करेंगे मतलब इसको क्या करेंगे, हम हीट प्रोवाइड करेंगे सो दैट कॉपर को हम डिफ्रेंशिएट कर पाए, अलग से निकाल पाए, और जो इम्प्योरिटीज है उसको फिर डिस्पोज करेंगे. इट इज़ कॉल्ड स्मेल्टिंग. ठीक है, दे में रिलीज लीदर क्वांटिटीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एनवायरनमेंट. तो ये गलत है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज नहीं करता है, ज़्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है. द कार्बन जो होगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा इन द प्रेजेंस. कार्बन है, ऑक्सीजन दे दिया आपने उसको, तो इसके टू स्टेजेस है, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, फिर बाद में CO2 बनता है, तो लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट है CO2 है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. तो कॉपर स्लैग मतलब इसकी स्मेल्टिंग करने के बाद जो मैंने बात की, जैसे कि आपका कॉपर का ओर है, इसको आपने क्या किया, हीट दिया, स्मेल्टिंग किया, तो कॉपर निकल गया आपका इसमें से, और कुछ वेस्ट मटेरियल भी रहेगा जो नीचे जमा होगा फर्न यहाँ इसके नीचे, जो भी है इसको बोलते हैं स्लज. इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, जैसे मर्क्यूरी हो सकता है, कैडमियम हो सकता है, आर्सेनिक हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है. तो कॉपर स्लैग कैन कॉज लीचिंग ऑफ सम हेवी मेटल्स इनटू एनवायरनमेंट. डेफिनेटली ये जो भी अगर इस स्लैग को अच्छे से अगर आप इसको डिस्पोज नहीं करेंगे या रिसाइकलिंग नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ये वाटर को पोल्यूट करेगा, सॉइल को पोल्यूट करेगा, एयर को पोल्यूट करेगा, क्योंकि इस स्लैग में, इस वेस्ट में कुछ हेवी मेटल्स भी होते हैं, जिसकी हमने बात की, मर्क्यूरी, कैडमियम, आर्सेनिक. ठीक है, इस टाइप की चीज़ें होती है उसमें. दे में रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड एज अ पोल्यूटेंट. दैट्स करेक्ट, क्योंकि जब आयरन ओर को जब हम जलाते हैं, पर जो कॉपर ओर को जब हम जलाते हैं उसमें सल्फर भी होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इमिट होगा. तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 2 and 3. तो ऑप्शन बी इज द आंसर, 2 and 3. यहाँ आप देख सकते हो. द स्मेल्टिंग हैज़ अ सीरियस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ड्यू टू रिलीज ऑफ टॉक्सिक मेटल्स इनटू द एटमॉस्फेयर and production of excess waste materials such as wastewater and slag during the smelting process. ठीक है, फिर कार्बन स्मेल्टिंग प्लांट सेपरेट एलिमेंटल कॉपर फ्रॉम कॉपर कॉन्सेंट्रेट थ्रू मल्टीपल सल्फाइड ऑक्सीडाइजिंग स्टेजेस. मोस्ट कॉपर ओर्स आर सल्फर बेस्ड, मतलब सल्फर भी उसमें होता है कॉपर में. एंड स्मेल्टिंग रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड इन एन एयर पोल्यूटेंट नोन टू मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स. इवन हमने देखा था लास्ट क्लास में कि सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से एसिड रेन भी होता है, क्योंकि इट कॉजेज सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन इन दी एटमॉस्फेयर. मैम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18. विथ रेफरेंस टू फर्नेस ऑयल, consider the following. It is product of oil refineries. That's correct. Some industries use it to generate power. Definitely furnace oil का आप जला के उसका बर्न करके उससे आप हीट जनरेट कर सकते हैं, और उस हीट से वाटर को गर्म करके यू कुड जनरेट द स्टीम, एंड फ्रॉम दिस स्टीम यू कुड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इट कॉजेज सल्फर इमिशन. डेफिनेटली जब भी फॉसिल फ्यूल जो होता है, जैसे कोल ले लो, ऑयल ले लो, इसको जब बर्न करते हो, क्योंकि कोल सिर्फ कोल नहीं होता है, सिर्फ कार्बन नहीं होता, उसमें सल्फर भी होगा, उसमें मर्क्यूरी भी होगा, उसमें कैडमियम भी होगा, तो बहुत सारी इम्प्योरिटीज होते हैं. अगर इसको जलाओगे तो सल्फर भी तो निकलेगा. या ऑयल आप बनाओगे, फर्नेस ऑयल, हम क्रूड ऑयल से फर्नेस ऑयल, तो ये चीज़ है, मतलब वो ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं, व्हाट इज़ ब्लू कार्बन. इसका आंसर ऑप्शन है कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम. कोस्टल इकोसिस्टम मतलब कोस्टल में क्या होता है, मैंग्रूव्स होता है. मैंग्रूव्स क्या होता है, सॉल्ट टोलरेंट एक प्लांट होता है,
जो सॉल्ट टोलरेंट होता है, कहाँ एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है इंटरटाइडल जोन इन दी ट्रॉपिकल रीजन। इंटरटाइडल जोन इन द ट्रॉपिकल रीजन मतलब कोस्टल रीजन में, इंटरटाइडल रीजन में ये एग्जिस्ट करता है। और इसमें जो कार्बन स्टोर्ड है उसको बोलते हैं ब्लू कार्बन। और ये सी ग्रासेस से पानी में होता है। इसमें भी जो, क्योंकि ये जो ग्रीन प्लांट्स है दे डू द फोटोसिंथेसिस। व्हाट हैपन्स इन द फोटोसिंथेसिस? दे यूज सोलर एनर्जी टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू बायोमास। तो ये जो बना है बायोमास, इसमें कार्बन स्टोर्ड है इन अदर फॉर्म्स। तो ये इसको बोलते हैं ब्लू कार्बन। दिस इज साल्ट मार्शेस। साल्ट मार्शेस हमने देखा था, जो रन ऑफ कच्छ है वो साल्ट मार्श है। वहाँ भी जो भी साल्ट मार्शेस है वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो दिस इज कॉल्ड ब्लू कार्बन। कार्बन सिक्वेस्टेड इन फॉरेस्ट बायोमास एंड एग्रीकल्चरल सॉइल्स। देन कार्बन कंटेंट इन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो ये सारे गलत है। ब्लू कार्बन का मतलब होता है कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम। ठीक है, अभी अदर भी टाइप्स रखते हैं कार्बन की। एक तो ब्लू कार्बन हमने देख लिया, अभी एक होता है ब्लैक कार्बन। ब्लैक कार्बन जो इमिट किया जाता है आफ्टर बर्निंग द फॉसिल फ्यूल। जैसे कि कोल को हमने बर्न किया या ऑयल को बर्न किया, या इसको अगर आप बर्न करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। इसको बोलते हैं ब्लैक कार्बन। ब्राउन कार्बन मतलब जो भी डेड टिश्यूज होते हैं प्लांट और एनिमल के, या बायोमास या एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, जब इसको आप जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करेगा। इसको बोलते हैं ब्राउन कार्बन। और ग्रीन कार्बन मतलब टेरेस्ट्रियल जो प्लांट है। क्योंकि जो ब्लू कार्बन में हमने क्या देखा था, वो ओशन एंड कोस्टल इकोसिस्टम में जो कार्बन स्टोर होता है उसको ब्लू कार्बन। अभी ये ओशन में नहीं हो रहा है, बल्कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, इसके प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होता है उसको बोलते हैं ग्रीन कार्बन। आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन ब्लू कार्बन, देन ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन एंड ग्रीन कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये 2021 के प्रीलिम्स के पेपर का इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन सरफेस विदाउट सॉइल। विदाउट सॉइल क्या एग्जिस्ट करता है, ऐसा क्वेश्चन है। आपने व्हाइल स्टडिंग दिस इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम इन बेसिक्स क्लासेस यू मस्ट हैव स्टडीड कि हम क्या बात करते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन आपने सुना होगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन में एक प्राइमरी सक्सेशन होता है और एक होता है सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन में जैसे कि कोई रॉक एक्सपोज हो चुका है, पहले इट वाज नॉट एक्सपोज, या कोई न्यूली फॉर्म्ड वोल्केनिक लावा है, या सैंड ड्यून है। ठीक है, अब इस रॉक के ऊपर कोई सॉइल नहीं है, ना वोल्केनिक लावा के ऊपर सॉइल है, ना सैंड ड्यून के ऊपर सॉइल है। ऐसे सॉइल लेस सिचुएशन में भी लाइकेन एंड मोजेस, ये दो लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं और खुद सॉइल बनाते हैं। सॉइल कैसे बनाएंगे, जैसे लाइकेन की बात करेंगे, इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ अलगी एंड फंगी। अलगी एंड फंगी, फंगी क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर लेगा या न्यूट्रिएंट लेगा फ्रॉम द डस्ट, सॉरी अलगी ग्रो करेगा। फिर अलगी का जब डेथ हो जाएगा तो एज वेल एज दिस फंगी ऑल्सो रिलीजेस सम एसिड विच कॉजेज डिकम्पोजिशन ऑफ द रॉक। तो धीरे धीरे सॉइल फॉर्मेशन होगा। तो लाइकेन भी सॉइल फॉर्म करेगा। मोजेस आर ऑल्सो लाइक यू कैन सी है, दिस इज द मोजेस। ये भी जो है रॉक को ब्रेक करता है, इसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन होता है। जैसे लाइकेन, ये देख रहे हो ग्रीन भी है, थोड़ा ब्राउनिश टाइप है, मतलब ग्रीन है उसमें अलगी है, और बाकी फंगी है। फंगी क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में जो डस्ट है, जो वाटर है, उसको एब्सॉर्ब करेगा, अलगी को प्रोवाइड करेगा। फिर अलगी क्या करेगा, फूड देगा फंगी को। दिस इज हाउ दे हेल्प ईच अदर। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अलगी एंड फंगी। तो इसमें आंसर है 2 एंड 3, सी इज द आंसर। 1 एंड 4 नहीं है, क्योंकि ये जो मशरूम है इसके लिए सॉइल चाहिए। दे कांट ग्रो इन सॉइल लेस कंडीशन, दे रिक्वायर अ सॉइल, then only they will grow because they also have some root system. फॉन्स में भी रूट्स होते हैं, तो इनके लिए भी सॉइल चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड
इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट? तो इसका आंसर है सी, क्योंकि लेमन ग्रास में सिट्रोनेला नाम का एक केमिकल होता है। क्या? सिट्रोनेला। सिट्रोनेला एक केमिकल होता है लेमन ग्रास में। तो सिट्रोनेला केमिकल को आप जो है अगरबत्ती में डाल सकते हो, अगरबत्ती में लगाओ, या ऑयल में इसको इस्तेमाल करो। तो इसका पर्पस क्या होता है? ये हमारा जो स्वेट होता है, मतलब हमारा जो पसीना होता है, उसके स्मेल को ये काउंटर करता है। स्मेल को काउंटर करने के बाद मॉस्किटो को, क्योंकि मॉस्किटो कब आते हैं? जब उनको स्मेल आता है स्वेट का या पसीनों का, जब स्मेल आता है तभी मॉस्किटो आता है। लेकिन इस स्मेल को अगर आप मास्क कर दोगे, ये करने के लिए सिट्रोनेला ऑयल काम करता है। तो सिट्रोनेला ऑयल इन अगरबत्ती, ऑयल, सोप क्रिएट अ different kind of smell, right? Different kind of smell which makes it difficult for the mosquito to detect पसीना। ठीक है, तो आंसर इज सी। एक कांग्रेस एलिफेंट ग्रास को एलिफेंट, दीज आर नॉट द करेक्ट आंसर। एलिफेंट ग्रास को एलिफेंट ग्रास क्यों भी बोलते हैं? क्योंकि एलिफेंट ग्रास आर वेरी टॉल, फास्ट ग्रोइंग ग्रास एंड दे प्रोवाइड्स इनफ क्वांटिटी ऑफ ग्रास फॉर द एलिफेंट एंड लाइव स्टॉक। मतलब एलिफेंट एंड लाइव स्टॉक के लिए सबसे बेहतरीन अगर कोई ग्रास होता है तो एलिफेंट ग्रास होता है, क्योंकि ये काफ़ी टेस्टी होता है, काफ़ी टॉल भी होता है और फटाफट ग्रो भी करता है, एंड इट प्रोवाइड्स फूड रिक्वायरमेंट ऑफ द एलिफेंट एंड अदर हर्बीवोर्स, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एलिफेंट ग्रास। कांग्रेस ग्रास क्या है कि जब PL 480 नाम का एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था 1960s में, वी हैड अ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, तो हम अमेरिका से क्या करते थे? फूड ग्रेन्स हम इंपोर्ट करते थे। और उस प्रोजेक्ट का नाम था PL 480। PL 480 प्रोजेक्ट का नाम था, उसके अंडर हम कुछ फूड ग्रेन्स जैसे राइस एंड व्हीट हम इंपोर्ट करते थे। कहाँ से? अमेरिका से। तो इंपोर्ट करते समय कुछ साथ में इनएडवर्टेंटली, मतलब गलती से, एक ग्रास आता है, उसको बोलते हैं कांग्रेस ग्रास। ठीक है, नट ग्रास क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऐसा एक ग्रास होता है, उसके जो रूट्स होते हैं, उसके रूट्स में नट्स जैसे कुछ ट्यूबर्स प्रोड्यूस होते हैं, उसको बोलते हैं नट ग्रास। अब यहाँ देख सकते हो कांग्रेस ग्रास, दिस इज इन्वेजिव वीड। ये इन्वेजिव वीड है। किसी भी चीज़ को वीड कब बोलते हैं? जब वो इन्वेजिव है, it takes up a lot of water, it creates competition to our primary crop, तब इसको हम वीड बोलते हैं। ठीक है, तो कांग्रेस ग्रास क्या है कि वीड है। जैसे हमने PL 480 के अंडर जो हम फूड ग्रेन्स इंपोर्ट करते थे, उसके साथ एक अनवांटेड चीज़ आती है, उसको बोलते हैं कांग्रेस ग्रास। ठीक है, सेकंड है लेमन ग्रास, नेम्ड फॉर ए स्ट्रॉन्ग लेमन, लाइक लेमन जैसी इसका फ्रेग्रेंस होता है लेमन ग्रास का। ठीक है, नट ग्रास परसिस्टेंट वीड गेट्स इट्स नेम फ्रॉम इट्स अंडरग्राउंड ट्यूबर्स। मतलब नट ग्रास के जो रूट्स होते हैं, उनके जो अंडरग्राउंड के रूट्स में कुछ ट्यूबर्स होते हैं, विच रिजेंबल स्मॉल नट्स। इट इज़ नोन फॉर बीइंग टू इरेडिकेट इट्स ओन फॉर बीइंग डिफिकल्ट टू इरेडिकेट। तो दिस इज इट अबाउट दिस ग्रासेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोपेपॉड्स, साइनोबैक्टीरिया, डायटम्स एंड दिस फोरामिनिफेरा। विच ऑफ द फॉलोइंग अवर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द फूड चेन ऑफ द फूड चेन में जनरली क्या होता है? ओशन में एक होता है फाइटोप्लैंक्टन, फिर फाइटोप्लैंक्टन को खाया जाता है बाद जू प्लैंक्टन। ठीक है, जू प्लैंक्टन को कौन खाता है? जू प्लैंक्टन को कुछ स्मॉल फिश खाते हैं, स्मॉल फिश को खाया जाता है बाय द लार्ज फिश। ऐसे फूड चेन चलता है। तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, दीज आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है, मतलब फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करके व्हाट दे डू द फोटोसिंथेसिस एंड यूज सोलर एनर्जी टू कन्वर्ट CO2 इनटू बायोमास। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स करते हैं। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स को ओशन में फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं।
तो फाइटोप्लैंक्टन में क्या क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन में क्या क्या होता है? फाइटोप्लैंक्टन जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, उसमें बहुत सारे प्लैंक्टन मतलब तैरने, मुझे दे आर जस्ट देयर इन द वाटर, दे आर प्लैंक्टन मतलब रोटेट कर रहे हैं, या दे आर देयर इन द वाटर, सस्पेंडेड इन द वाटर। फाइटो मतलब विच आर डिपेंडेंट ऑन दी सोलर एनर्जी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, ठीक है। तो जनरली ओशन में फाइटोप्लैंक्टन जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है वो बहुत सारे, जैसे डायप्टम होता है, कोकोलिथोफोर होता है, फिर साइनोबैक्टीरिया होता है, ठीक है। तो ये है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, तो इसका आंसर क्या रहेगा? साइनोबैक्टीरिया डायटम्स। कोपोपॉड्स नहीं होगा, क्योंकि कोपोपॉड जो है एक जू प्लैंक्टन है। ये आप देख, दिस इज जू प्लैंक्टन मतलब ये एनिमल है, दिस कांट बी प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये जो कोपोपॉड है ये, और ये है डायटम। तो कोपोपॉड क्या करेगा? डायटम क्यों खाएगा, ठीक है। और ये क्या है? नहीं सॉरी, ये डायटम है, और ये साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन अलगी भी बोलते हैं। और ये क्या है? ये है फोरामिनीफेरा, ये है फोरामिनीफेरा। ये देख रहे हैं आप, क्रस्टेशियंस है ये। दिस इज ऑल्सो zooplankton, this is also zooplankton, this is diatom, that's why it is phytoplankton, this is blue green algae, that's why it is also phytoplankton. So that is it for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स। एनिमल उन्होंने दिया है हेजॉग, मरमॉट एंड पैंगोलिन। हेजॉग, मरमॉट एंड पैंगोलिन। To reduce the chances of being captured by predators, which of the above organism roll up and protects its और vulnerable parts? तो ऐसे कौन से एनिमल है? तो इसका आंसर क्या है? 1 and 3, आंसर है इसका डी। तो जो मरमॉट की बात कर रहे हो, ये है मरमॉट, दिस इज मारमॉट। ये बॉडी को रोल अप नहीं करता है, रादर ये बरोज में छुप जाता है, ये रोल अप नहीं कर पाता है, क्योंकि रोल अप करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इट्स बॉडी इज, मारमॉट की बॉडी एकदम सॉफ्ट होती है। कैसे भी रोल अप कर लो आप, कैसे भी रोल अप कर लो, कोई इशू नहीं है प्रेडेटर को इस पर्टिकुलर मारमॉट को खाने के लिए, क्योंकि रोल अप करो, रोल अप मत करो, ऐसे ही रहो, कुछ भी करो, योर बॉडी इज अ सॉफ्ट बॉडी, देर इज नो प्रोटेक्टिव स्केल्स ऑन योर बॉडी। तो उसके वजह से ये जो मारमॉट है, रोल अप करे या रोल अप ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दैट्स वाई रोल अप करने का अडाप्टेशन इसमें नहीं हुआ है, ठीक है। दैट्स वाई मारमॉट इज नॉट द आंसर। लेकिन अगर आप हेजॉग की बात करेंगे, पैंगोलिन की बात करेंगे, तो रोल अप करते हो। आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज हेजॉग इन द नॉर्मल कंडीशन, लेकिन जब प्रेडेटर आ जाता है तो ये खुद को रोल अप कर लेता है। इससे क्या होगा? ये जो स्केल्स है, ये प्रोटेक्टिव कवर है, इसके ऊपर रोल अप करेगा तो कुछ फ़ायदा तो होगा इस एनिमल को, क्योंकि इसको फिर वो खा नहीं पाएगा प्रेडेटर, ठीक है। ये बॉल काइंड स्ट्रक्चर जो है रोल अप करके, अभी ऐसा है ना, अब ये जो है इस टाइप का है, रोल अप करना मतलब ये जो बना है, ठीक है, इसको ऐसा कर लो, ये रोल अप हो गया। जब ये रोल अप हो जाएगा, इसको प्रेडेटर खा नहीं पाएगा। क्यों खा नहीं पाएगा? क्योंकि इसके ऊपर स्केल्स है। स्केल वाला पार्ट, डिफेंस वाला पार्ट क्या होगा? एक्सपोज होगा, एंड दिस वुड बी ए चैलेंज फॉर द प्रेडेटर टू डील विद दिस पर्टिकुलर एनिमल। सेकंड एग्जांपल है पैंगोलिन। पैंगोलिन देखो, नॉर्मल सिचुएशन में यू कैन सी हियर इज अ नॉर्मल पैंगोलिन, बढ़िया वॉक कर रहा है इन द सर्च ऑफ सम। लेकिन अब रोल अप करेगा, सीधे रोल अप, अब ऐसा रोल अप करेगा, प्रेडेटर इसको कैसे खा पाएगा? क्योंकि ये बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म उसके बॉडी के ऊपर है ना, तो इसको जो प्रेडेटर खा नहीं पाएगा रोल अप करने, क्योंकि दीज आर ऑल हार्मफुल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ये भी हार्मफुल है, क्योंकि इसको अगर आप काटने की कोशिश करोगे, तो विल नॉट बी सक्सेसफुल, बिकॉज दीज आर वेरी हार्ड थिंग्स। दिस इज द डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 24 with reference to New York Declaration on Forest. New York Declaration on Forest, which of the following statements are correct? It was first endorsed at the United Nations Climate Summit 2014, that is correct.
इट इंड्यूसेस अ ग्लोबल टाइमलाइन टू एंड लॉस ऑफ फॉरेस्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। इसका टाइमलाइन क्या है? जो भी हमारा फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है, उस फॉरेस्ट के लॉस को, उस लॉस को 50% से कम करना 2020 तक, और लॉस जो जो भी लॉस हो रहा है उसको 100% कम करना उस लॉस को 2030 तक। ऐसा टाइमलाइन जो है इस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट में मेंशन किया गया था। इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन, दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि लीगली बाइंडिंग, दिस इज़ अ वॉलंटरी एंड नॉट लीगली बाइंडिंग। It is endorsed by governments, big companies and indigenous communities. That's true. Apart from this, इसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज, ये लोग भी इसको इंडोर्स कर सकते हैं। इंडिया वॉज वन ऑफ द सिग्नेटरीज एट इट्स इंसेप्शन, दिस इज गलत। इंडिया ना 2000 उस समय 2000 इंडोर्स किया था उस समय 2014 में, ना अभी इंडोर्स किया है। इंडिया ने कभी इसको इंडोर्स नहीं किया है, बिकॉज दिस इज़ अ डिक्लेरेशन जिसको इंडोर्स किया जाता है बाय द गवर्नमेंट्स, कंपनीज, इंडिजिनस कम्युनिटी, सिविल सोसाइटी, लेकिन इंडिया ने नहीं किया। इसको जैसे इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज़ 1, 2 एंड 4। थर्ड गलत है, क्योंकि दिस इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग। इंडिया इसमें मेंशन किया है कि सिग्नेटरी है, लेकिन इंडिया सिग्नेटरी नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। magnetite particles suspected cause neurodegenerative problems are generated as environmental pollutants from which of the following? मैग्नेटाइट जो होता है इसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला है, आयरन होता है, मैग्नेटिक इसमें प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो डेफिनेटली ब्रेक्स ऑफ मोटर व्हीकल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें चाहिए होती है, तो ब्रेक्स ऑफ मोटर, इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल, इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल मतलब जो भी आप पेट्रोल एंड डीजल के व्हीकल आप इस्तेमाल करते हो, इसका जो एग्जॉस्ट होता है उसमें मैग्नेटाइट पार्टिकल्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। और ये पोल्यूटेंट होता है क्योंकि एयर में एयर में जो है आपका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसका एक प्रॉपर प्रोपोर्शन है कि ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होना चाहिए, देन 300 ppm जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, आपका वाटर वेपर होना चाहिए, ऐसा कुछ या बहुत सारे न्यूट्रल गैसेस होते हैं जैसे कि आर्गॉन, लाइक दैट। तो ये एयर का कंडीशन होता है दैट इज़ सुटेबल फॉर अस पीपल। लेकिन उसमें अगर मैग्नेटाइट अगर ऐड हो जाएगा तो ये पोल्यूटेंट हो जाता है, मतलब एयर क्या होता है, एयर बिकम्स पोल्यूटेड, एयर पोल्यूटेड हो जाता है, ठीक है। मैक्रो स्टोव विद इन होम से गलत है, अपने जो घर में मैक्रोवेव स्टोव होते हैं उसमें मैग्नेटाइट नहीं होता है, टेलीफोन लाइंस में भी नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली पावर प्लांट्स में होता है, क्योंकि पावर प्लांट्स को आप फॉसिल फ्यूल जलाते हो, फॉसिल फ्यूल में ये अगर ये होगा तो डेफिनेटली उसका पोल्यूशन होगा। इसका आंसर क्या है? 1, 2 एंड 4, क्योंकि टेलीफोन लाइन गलत है, मैक्रो स्टोव गलत है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर? फिल्टर फीडर मतलब क्या होता है? ऐसा स्पेसीज जो फूड को ऐसे चूज एंड पिक नहीं करता है, इट डजेंट चूज एंड पिक। मतलब कोई फिश देख लिया, उस स्पेसिफिक फिश को ही टारगेट कर लिया, या कोई अदर स्पेसीज दिख गया उसको ही टारगेट किया, ऐसा नहीं होता है। फिल्टर फीडर मतलब इस पर्टिकुलर रीजन में जितना भी पानी है उस पानी को क्या करेगा, ये बड़ा स्पेसीज सक कर लेगा, मतलब पी लेगा, और उस पानी को फिर बाद में क्या करेगा, ड्रेन करेगा। तो लेफ्ट ओवर जो रहेगा वो फूड रहेगा, दैट कुड बी 1 फिश, जिसमें 2 फिश हो सकते हैं। मतलब एक इंडिविजुअल फिश को टारगेट नहीं करेगा, तो एक वाटर मास को टारगेट करेगा, वाटर मास को इंजेक्ट करके फिर वाटर को क्या करेगा, छन्नी जैसे उसको निकाल देगा। छन्नी में से जनरली जब हम चाय बनाते हैं, छन्नी लगाते हैं और छन्नी के ऊपर चाय बनने का इसके ऊपर डालते हैं, तो नीचे क्या होता है, टी निकल जाता है, और जो उसमें जो हार्ड सॉलिड पार्ट होता है जैसे पत्ती हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऊपर अटक जाती है। तो ये फिल्टर फीडर आर लाइक दिस ओनली, दे टेक वाटर
तो पानी ऐसे बाहर निकल जाएगा वेस्ट, और जो इसमें जो फंसा है इस छन्नी में, इट इज़ देयर फूड, दिस आर फिल्टर फीडर्स। तो इसका आंसर है ऑयस्टर। ऑयस्टर इज अ फिल्टर फीडर। पेलिकन क्या होता है, सिंगल फिश, जैसे पेलिकन एक बर्ड होता है, वो सिंगल फिश को कैप्चर करेगा, पूरे वाटर को कैप्चर नहीं करेगा, सिर्फ फिश को कैप्चर करेगा और उसे निगल लेगा। सेम गोज विद ऑक्टोपस ऑल्सो, बिकॉज या सेम, एंड सेम गोज विद कैटफिश ऑल्सो, राइट। तो ये चीज़ है, तो इसका आंसर क्या है, ऑयस्टर। अभी हम देखते हैं, यहाँ देख सकते हो, फिल्टर फीडर is an aquatic organism that obtains food by filtering small particles such as plankton or organic matter from the water. This, जैसे मैंने बताया, एक छन्नी होता है, वाटर यहाँ से निकल गया, जो भी लेफ्ट ओवर पार्ट है दैट इज देयर फूड, जिसका फिल्टर फीडर। एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो ये ब्लू व्हेल जैसे बलियन वेल्स होते हैं, पॉन्जेस, ओइस्टर्स एंड ओइस्टर हमने देखा, मजल्स, फ्लेमिंगोज, वेल शार्क्स एंड बास्किंग्स। मतलब शार्क, व्हेल, ये भी फिल्टर फेड होते हैं, याद रख लो। शार्क जो है, अब इतनी बड़ी स्पेसीज है शार्क या व्हेल, भाई एक एक स्पेसीज को क्यों लेगा, वो नहीं लेगा ना, वो क्या करेगा, पूरे वाटर को सक कर लेगा और छन्नी जैसे फिर पानी निकाल देगा बाहर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल मतलब न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल को ही हम क्या बोलते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल हम बोलते हैं। ठीक है, उसको ही बायोजियोकेमिकल साइकिल हम बोलते हैं। तो द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल। कार्बन साइकिल में एटमॉस्फेयर का रोल होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से हम कार्बन, फाइटोप्लैंक्टन जो एटमॉस्फेयर से कार्बन लेके, ऑक्सीजन रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और सनलाइट का इस्तेमाल करके उससे क्या करेंगे, ग्लूकोज प्रोड्यूस करेंगे, एज वेल एज ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। इसमें वाटर होगा H2O। ठीक है, ये कार्बन साइकिल मतलब एटमॉस्फेयर का रोल है। नाइट्रोजन साइकिल में भी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में कुछ 78% है, तो इसमें भी रहेगा। सल्फर साइकिल, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें भी एटमॉस्फेयर का रोल है। लेकिन अगर आप फॉस्फोरस की बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर में कोई फॉस्फोरस नहीं होता है, जो भी होता है रॉक में होता है। ठीक है, दैट्स वाई वेदरिंग ऑफ रॉक्स की अगर बात करेंगे तो सी आता है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर, ये नहीं है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवर्स, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर को ये क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या इंजेस्ट करेंगे, फिर उसको डाइजेस्ट करेंगे और लेफ्ट ओवर पार्ट को वेस्ट के फॉर्म में निकाल देंगे, इसको बोलते हैं डेट्रीवर्स। तो अर्थवर्म, अब यहाँ देख सकते हो, दिस इज अर्थवर्म, दिस इज डेट्रीवर। फिर मिलीपेड्स, ये मिलीपेड्स है, दिस इज ऑल्सो डेट्रीवर। एंड वुडलाइस इज ऑल्सो डेट्रीवर। तो सी हॉर्सेस और जेलीफिश, सी हॉर्सेस एंड जेलीफिश, ये दो लोग हैं, दीज आर नॉट डेट्रीवर। तो आंसर क्या है, 1, 3 एंड 5, 1, 3 एंड 5, ऑप्शन सी इज द आंसर। यहाँ आप देख सकते हो सी हॉर्स कैसे होता है, दिस इज द सी हॉर्स, दिस इज द सी हॉर्स एंड दिस इज दी, ये क्या है बताइए, यहाँ दिखा है, देख सकते हो आप, यहाँ जेलीफिश है। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन है द कॉमन कार्बन मेट्रिक सपोर्टेड बाय यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन्होंने एक मेट्रिक को सपोर्ट किया है, कॉमन कार्बन मेट्रिक। दिस इज रिगार्डिंग असेसिंग द कार्बन फुटप्रिंट ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशंस अराउंड द वर्ल्ड। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो बिल्डिंग ऑपरेशंस हो रहे पूरी दुनिया में, उस बिल्डिंग ऑपरेशन की वजह से कितना कार्बन का इमिशन हो रहा है, उसका कार्बन रिजल्ट क्या है, मतलब हाउ मच पोल्यूटिंग दे आर, हाउ मच पोटेंशियल दे हैव इन टर्म्स ऑफ रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको बोलते हैं कार्बन फुटप्रिंट। तो ये है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अनेबलिंग कमर्शियल फार्मिंग एंटिटीज अराउंड द वर्ल्ड टू एंटर कार्बन इमिशन ट्रेडिंग, ये गलत है। एनेबलिंग गवर्नमेंट्स टू असेस द ओवरऑल कार्बन फुटप्रिंट कॉज्ड बाय देयर कंट्रीज, ओवरऑल नहीं है, ये क्या है, सिर्फ बिल्डिंग ऑपरेशन।
ये है कॉमन कार्बन मैट्रिक, ये याद रखना, CCM कॉमन कार्बन मैट्रिक बाय UNEP। इसका स्पेसिफिक पर्पज़ है, क्या पर्पज़ है, बिल्डिंग ऑपरेशन के कार्बन फुटप्रिंट को क्या करना, मेजर करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पीसीज दैट कैन इस्टेब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशंस का मतलब होता है कि बेनिफिशियल म्यूचुअल रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशन। जैसे हमने लाइकेन की बात की थी, लाइकेन इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अलगी एंड फंगी। जैसे हमने बात की थी, कोई एक्सपोज्ड रॉक है, कोई सैंड ड्यून है, या ऑल्केनिक लावा है जो लेकिन अभी कूल हो चुका है, यहाँ कोई सॉइल नहीं है, लेकिन यहाँ लाइकेन जब आ जाता है ना, जब बिकॉज ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन अलगी एंड फंगी, फंगी क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसको लेगा, मॉइस्चर एज वेल न्यूट्रिएंट लेगा। अलगी क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि फंगी क्या लाएगा, न्यूट्रिएंट एंड वाटर। अलगी को क्या चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्लस न्यूट्रिएंट चाहिए और वाटर चाहिए। न्यूट्रिएंट एंड वाटर तो फंगी ने लाया है, तो दिस इज हाउ दे हेल्प ईच अदर, दिस इज हाउ दे हेल्प ईच अदर। ठीक है, मतलब अलगी प्लस फंगी का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है उसको बोलते हैं लाइकन, जिससे क्या होता है, सॉइल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है किसके साथ, अलगी के साथ। निडेरियंस, ये भी करेक्ट है, क्योंकि आपने कोरल रीफ आपने सुना होगा, कोरल रीफ इज नथिंग बट अ रिलेशनशिप बिटवीन निडेरियंस। जैसे कोरल पॉलिप नाम का एक एनिमल होता है, ये क्या है, निडेरिया ग्रुप से आता है, और ये एसोसिएशन करता है किसके साथ, साइनोबैक्टीरिया के साथ, या स्पेसिफिकली अगर बोलेंगे तो डायनोफ्लैजेलाट्स, डायनोफ्लैजेलाट्स नाम का क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन होता है। जैसे हमने फाइटोप्लैंक्टन की बात की थी ना, क्या क्या बात की थी फाइटोप्लैंक्टन में, फाइटोप्लैंक्टन है प्राइमरी प्रोड्यूसर, इसमें क्या क्या होते हैं, डायाटम है, कोको लिथो फोर है, और डायनोफ्लैजेलाट्स। तो डायनोफ्लैजेलाट्स प्लस कोरल पॉलिप्स, दोनों का मिलके बनता है कोरल रीफ, तो ये भी करेक्ट है। और प्रोटोजोआ भी जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है साइनोबैक्टीरिया के साथ। दैट्स आंसर इज ऑप्शन डी। दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, आंसर ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग पर्माकल्चर। हाउ इज द पर्माकल्चर फार्मिंग डिफरेंट फ्रॉम कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग। तो यहाँ कंपैरिजन है केमिकल फार्मिंग और पर्माकल्चर। फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते, परमानेंट कल्चर फार्मिंग डिस्करेजेस मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस बट इन कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिसेस आर, ये करेक्ट है, क्योंकि मोनोकल्चर आप देखते कन्वे शुगर ही लगा दिया, शुगर केन ही लगा दिया आपने, या आपने क्या लगा दिया, राइस ही कल्टीवेट कर लिया, या वीटी, तो इसमें क्या होता है, मोनोक्रॉपिंग होता है। तो दिस इज नॉट द केस विद रिस्पेक्ट टू परमानेंट एग्रीकल्चर। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग कैन कॉज इंक्रीज इन सॉइल, डेफिनेटली सॉइल सैलिनिटी क्यों होगा, क्योंकि शुगर केन या पर्टिकुलर क्रॉप ही आप ग्रो कर रहे हो और बहुत सारा पानी भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, सॉल्ट जमा हो जाएगा, और यूज़ ऑफ सॉल्ट होगा। तो सेकंड भी सही है। कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग इजीली पॉसिबल इन, गलत है, सेमी एरिड रीजन में आप नहीं कर सकते हो केमिकल फार्मिंग, कन्वेंशनल फार्मिंग, क्योंकि आपको वाटर चाहिए होता है। प्रैक्टिस ऑफ मल्चिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यस, फोर्थ इसका आंसर है, इसका ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। विथ रेफरेंस टू पाल्म ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स।
पाल्म ऑयल आपने सुना होगा, साउथ ईस्ट एशिया में काफ़ी ग्रो होता है, तो मलेशिया एंड इंडोनेशिया में। और इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कंसर्न भी रेज किए गए थे, बिकॉज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कटिंग करके, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर बीइंग कट, दे आर बीइंग कट फॉर वार पर्पज टू क्रिएटिंग अ लैंड प्रिपेयर्ड फॉर पाम ऑयल कल्टिवेशन। तो कमर्शियल कल्टिवेशन पाम ऑयल का हो रहा है बाय डिफॉरेस्टेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। दैट्स वाई ये पाम ऑयल का जो कल्टिवेशन है बहुत इन्वायरमेंटली डिजास्टरस इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी खत्म हो रहा है, प्लस ये वाटर भी बहुत इस्तेमाल करता है और हेल्दी भी नहीं होता है उतना ऑयल। ठीक है, तो पाम ऑयल ट्री इज नेटिव टू साउथ, ये गलत है ऑफकोर्स, अभी ज़्यादा कल्टिवेशन साउथ ईस्ट एशिया में होता है, लेकिन दिस इज नॉट द नेटिव टू साउथ साउथ ईस्ट एशिया, रैदर इसका नेटिव है वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका में एंडेमिक स्पीसीज, वहाँ से 19th सेंचुरी में इसको साउथ ईस्ट एशिया में लाया गया था। ठीक है, ट्रॉप जो इक्वेटर होता है उसके 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, ये इसके बीच में, इक्वेटर के 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ में ये पाम ऑयल का कल्टिवेशन काफ़ी ज़बरदस्त वैसे होता है, मतलब काफ़ी ज़बरदस्त प्रोडक्टिविटी होती है। राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी वजह से गलत है, क्योंकि नेटिव नॉट टू साउथ ईस्ट एशिया बट टू वेस्ट अफ्रीका। द पाम ऑयल इज अ रॉ मटेरियल फॉर सम इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसिंग लिपस्टिक एंड परफ्यूम, दैट्स करेक्ट, क्योंकि मॉइस्चराइजिंग इसका कैरेक्टर होता है पाम ऑयल का, टेक्सचर भी पाम ऑयल का अच्छा होता है, तो दे आर यूज्ड इन द लिपस्टिक एंड परफ्यूम फॉर पर्पज फॉर मेकिंग, मॉइस्चराइजर में इस्तेमाल करो, टेक्सचर भी अच्छा होता है, दैट्स वाई, मतलब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। द पाम ऑयल कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोडीजल, दैट्स करेक्ट, इसका आंसर है 2 and 3, तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, ऑप्शन बी इज द आंसर। आप देख सकते हो पाम ऑयल के कैरेक्टरिस्टिक्स, ओरिजिन एंड ग्रोथ नेटिव टू वेस्ट अफ्रीका एंड थ्राइव्स ट्रॉपिकली, मतलब ये आपका इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर, और 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ में इस पर्टिकुलर इसमें ही ये अच्छे से ग्रो करता है। इसको 19th सेंचुरी में, मतलब 1800 में इंट्रोड्यूस किया गया था साउथ ईस्ट एशिया में। कॉस्मेटिक एप्लीकेशंस यूज्ड इन लिपस्टिक्स, क्रीम्स एंड परफ्यूम्स, क्योंकि टेक्सचर अच्छा होता है इसका, मॉइस्चराइजिंग इसका कैरेक्टर होता है, दैट्स वाई। बायोडीजल प्रोडक्शन अंडरगोज, मतलब एक प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ट्रांस एस्टरिफिकेशन, उस प्रोसेस का इस्तेमाल करके पाम जो ऑयल होता है या पाम ऑयल की जो केक्स होते हैं या पाम ट्री होता है, इससे जो है बायोडीजल आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। ये जो भी क्वेश्चन की नंबरिंग है 2021 का, सेट ए PSC प्रीलिम्स का पेपर हम इस्तेमाल, सेट ए ऑफ प्रीलिम्स। ठीक है, अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द क्रॉप इज लीस्ट वाटर एफिशिएंट, तो डेफिनेटली इसका आंसर ए रहेगा, क्योंकि शुगर केन इज द लीस्ट वाटर एफिशिएंट, मतलब जितना हम उसको वाटर प्रोवाइड करते हैं उसका जो प्रोडक्टिविटी या आउटपुट रहेगा वो काफ़ी कम रहेगा। पर मिलेट रेड ग्राम ये ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं होती, बट स्टिल दे आर वेरी मच प्रोडक्ट। सनफ्लावर भी ऐसे होता है, लेकिन शुगर केन का ऐसे नहीं, बहुत पानी चाहिए, और वो जितना भी हम पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो कन्वर्ट नहीं होता है शुगर जूस में, तो वजह से इसको क्या बोलते हैं, वाटर इनफिशिएंट और लीस्ट इफिशिएंट क्रॉप बोला जाता है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज प्रिपरेशन फॉर climate smart agriculture, consider the following statements. The climate smart village approach in India is a part of project led by climate change, agriculture and food security and international research. Yes, this is correct, क्योंकि जब हम क्लाइमेट स्मार्ट विलेज की बात करते हैं, डेफिनेटली हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, क्योंकि विलेज में हो या किसी भी जगह हो, क्लाइमेट चेंज का पर्पज़ होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हम कम करें, डाइऑक्साइड, मीथेन, टू का इमिशन कम हो, सो दैट ग्लोबल वार्मिंग ना रहे। डेफिनेटली एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, क्योंकि मीथेन में
राइस पैडी फील्ड की हम बात करते हैं तो उस समय मीथेन का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। रूमिनेंट जो एनिमल होते हैं उनमें भी CH4 रिलीज होता है, पैडी फील्ड में भी CH4 रिलीज होता है। तो सस्टेनेबल बनाने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च, दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। द प्रोजेक्ट CCAFS is carried out under consultative group on international agricultural research. Yes, that's correct. The International Crop Research Institute for the Semi-Arid Tropics in India is one of the, yes, that's it. तो इसका आंसर है, दिस इज फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लेना। इसका आंसर है ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। लीफ लिटर डिकम्पोजेस faster than any other biome and as a result the soil surface often almost bare। मतलब सॉइल सरफेस क्या होता है, बेयर होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या होता है, डिकम्पोजिशन काफ़ी फटाफट हो जाता है। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम, अपार्ट फ्रॉम ट्रीज द वेजिटेशन इज लार्जली कंपोज्ड ऑफ प्लांट फॉर्म्स दैट रीच अप टू इनटू द कैनोपी। मतलब कैनोपी भी होता है इसमें। बाय क्लाइंबिंग द ट्रीज और ग्रोइंग एपिफाइट्स भी इसमें होते हैं। रूटेड ऑन द अपर ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे जनरली जब हम कैनोपी की बात करते हैं एपिफाइट्स की, एपिफाइट कब ग्रो होता है, एपिफाइट्स को चाहिए होता है सनलाइट। अगर सनलाइट उसे नहीं मिल रहा है तो वो ऐसी जगह खुद को प्लांट करेगा जहाँ सनलाइट मिलेगा। तो बड़े बड़े ट्रीज़ है, बहुत बड़े बड़े ट्रीज़ है, और ट्रीज़ की वजह से एक शैडो जोन क्रिएट हुआ है, सनलाइट नीचे तक नहीं आ रहा है। तो एपिफाइट क्या करेगा, मतलब एपिफाइट मतलब ऐसे प्लांट्स, एपिफाइट्स मीन्स ऐसे प्लांट्स विच ग्रो ऑन द बॉडी पार्ट ऑफ अदर प्लांट्स। जैसे एक ट्री, बड़ा ट्री है, इसके ट्रंक के ऊपर कोई अदर ग्रो हो रहा है फॉरवर्ड पर्पस टू गेट द सनलाइट, क्योंकि बॉटम में सनलाइट नहीं मिल रहा है। तो एपिफाइट की बात कर रहे हैं। कैनोपी सिर्फ रेन फॉरेस्ट, तो इसका आंसर ऑप्शन डी है, क्योंकि कैनोपी रेन फॉरेस्ट में ही होता है, एपिफाइट्स रेन फॉरेस्ट में होते हैं। और उसका जो डिकम्पोजिशन काफ़ी जल्दी क्यों होता है, क्योंकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ह्यूमिड इन्वायरमेंट रहेगा, रेनफॉल होता रहेगा। इसका वजह से रेट ऑफ डिकम्पोजिशन काफ़ी फास्ट होता है। इसकी वजह से लीफ जो ज़मीन पे गिरा है वो तुरंत डिकम्पोजिशन हो जाता है। इसकी वजह से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सॉइल जो होती है न्यूट्रिएंट रिच नहीं होती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट पानी की वजह से इधर बह चुके हैं या प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से प्लांट ने उस न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब कर लिया है। मतलब सॉइल में न्यूट्रिएंट बहुत कम रहेंगे और जो वहाँ का जो सॉइल रहेगा वो बेयर रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। विथ रेफरेंस टू वाटर ऑन द प्लानट अर्थ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज़ मोर देन द अमाउंट इन ग्राउंड वाटर। ये गलत है, क्योंकि ग्राउंड वाटर की क्वांटिटी, फ्रेश वाटर ग्राउंड वाटर की क्वांटिटी लेक एंड रिवर से ज़्यादा है। अगर हम देखेंगे तो ग्राउंड वाटर में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद लेक में होता है, उसके बाद रिवर में होता है। ठीक है, ये क्रोनोलॉजी है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ। अभी हम थर्ड स्टेटमेंट देखेंगे। सेकंड स्टेटमेंट है द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ, यस दैट्स ट्रू। तो यहाँ जो पोलर आइस कैप्स है उसमें ज़्यादा रहेगा, मतलब आइस कैप्स में ज़्यादा रहेगा, उसके बाद ग्राउंड वाटर का नंबर आता है, बाद में लेक का नंबर आता है, बाद में रिवर का नंबर आता है। तो दिस इज़ दी डिक्रीजिंग ऑर्डर, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, राइट। आइस कैप में ज़्यादा, उसके बाद ग्राउंड वाटर, लेक एंड रिवर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, द अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन, ये गलत है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन, या सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर इज ऑप्शन बी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अभी। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोरिंगा डमस्टिक ट्रीज इज अ लेगुमिनस एवरग्रीन ट्री, ये गलत है। लेगुमिनस मतलब उनके रूट्स में नोडुल्स होते हैं, उस नोडुल्स में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, और ये राइजोबियम क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, एंड दैट फिक्स्ड नाइट्रोजन वुड बी यूज्ड बाय द प्लांट्स। तो ये गलत है। टमारिन ट्री इज एंडेमिक टू साउथ एशिया, ये भी गलत है। इंडिया मोस्ट ऑफ द टमारिन इज कलेक्टेड एज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, दैट्स करेक्ट।
India exports tamarind and seeds of moringa. That's correct. Seeds of moringa and tamarind can be used in the production of biofood. Definitely. तो इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे. 3, 4 and 5. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. बोलगार्ड 1 and बोलगार्ड 2 technologies are mentioned in the context of clonal propagation of crop plants, then developing genetically modified crops, then production of plant growth. तो ये सब गलत है, ये भी गलत है. इसका आंसर है बी फॉर बॉम्बे. बोलगार्ड 1 and बोलगार्ड 2 these are the genetically modified crops mentioned in the context of. तो बीटी कॉटन आपने सुना होगा. इसमें बोलगार्ड इसमें से बहुत सारे वैरायटीज है. आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द आंसर. I hope you understood this question. Now let's move on to the next question. Which of the above can be cultured in artificial synthetic medium? Culture करना मतलब grow करना. कहाँ? Artificial environment में. Artificial environment में किसी चीज़ को grow करना, इसका मतलब होता है culturing करना. जैसे हम टिश्यू कल्चर करते हैं, मतलब टिश्यूज़ को बॉडी के बाहर, जनरली बॉडी के अंदर टिश्यूज़ ग्रो होते हैं, लेकिन अगर लिविंग बॉडी के बाहर किसी लैब में अगर जब टिश्यू को ग्रो करेंगे उसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर. ठीक है. तो वैसे बैक्टीरिया एंड फंगी को आप कल्चरिंग कर सकते हो, मतलब आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में कल्चर कर सकते हो, लेकिन वायरस को नहीं कर सकते हो, क्योंकि वायरस के लिए चाहिए होता है लिविंग बॉडी. लिविंग बॉडी का होस्ट जैसे इस्तेमाल करके वायरसेस क्या करते हैं? ग्रो करते हैं. बट दिस इज़ नॉट द केस विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरिया एंड फंगी. बैक्टीरिया एंड फंगी लिविंग बॉडी रहे, नॉन लिविंग बॉडी रहे या आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट रहे, हर जगह बैक्टीरिया एंड फंगी ग्रो करेंगे. इनफैक्ट बैक्टीरिया एंड फंगी आर द डिकम्पोजर्स. इट मीन्स डेड टिश्यूज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज. डेड टिश्यूज ऑफ प्लांट एंड एनिमल को डिकम्पोजिशन का काम बैक्टीरिया एंड फंगी करते हैं. ठीक है. तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, दैट इज 1 and फर्स्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. राइट. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74. बायसफेनॉल BPA, a cause of concern, is structural or a key component in the manufacture of which of the following kind of plastic? तो इसका आंसर है पॉलीकार्बोनेट. पॉलीकार्बोनेट टाइप का प्लास्टिक के प्रोडक्शन में बायसफेनॉल ए इसका इस्तेमाल किया जाता है. राइट. आंसर इज ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे. अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75. Triclosan considered harmful when exposed to high levels for a long time. Triclosan considered harmful when exposed to high levels for a long time is most likely to present in which of the following? फूड प्रिजर्वेटिव्स में डेफिनेटली नहीं होगा, फ्रूट रैपनिंग में नहीं होगा, या रीयूज्ड प्लास्टिक कंटेनर में नहीं होगा, बल्कि टॉयलेटरीज में होता है. तो टॉयलेटरीज में जो भी हम केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ट्राइक्लोसान होता है. ठीक है. इसकी वजह से बोला जाता है जब आप किसी बाथरूम को या टॉयलेट को सैनिटाइज कर रहे हो या क्लीन कर रहे हो तो आप मास्क पहन के करना चाहिए, एज वेल एज हैंड ग्लोव्स पहन के करना चाहिए. बिकॉज इफ़ यू आर एक्सपोज्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन टू दिस पर्टिकुलर केमिकल देन इट इज़ वेरी हार्मफुल. राइट. दैट्स द आंसर इज ऑप्शन डी फॉर दिल्ली. अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84. दिस क्वेश्चन इज अबाउट ट्राइबल मिनिस्ट्री. क्वेश्चन है एट नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट, मतलब फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. इस एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन का काम है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का. ठीक है. तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किए. इन दिस पर्टिकुलर सेशन वी डिस्कस्ड ऑल दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ इन्वायरमेंट फ्रॉम UPSC प्रीलिम्स 2021. ठीक है. that's it for today's session. I hope you understood the previous year question as well as the associated concept for that matter.
Okay, then have a great time. See you in the next class with the agenda of discussing 2020, that is 2020 prelims environment questions of UPSC. Thank you so much. Have a great time. Bye bye.